हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। वही ट्रांसफार्मर जो आपके घर के बगल में लगा हुआ है, वही ट्रांसफार्मर जो आपके घर पर लाइन को कंट्रोल करके भेजता है। तो उसके बारे में आज यहां पर हम लोग इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर की संरचना क्या है, वह कैसे बना हुआ है, उसके बाद वह कैसे वर्क करता है, या फिर हम लोग जानेंगे कि वह किस सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये सब चीजें यहां आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ट्रांसफार्मर मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करने वाला। ट्रांसफार्मर मतलब क्या? ट्रांसफॉर्म करने वाला। किसको ट्रांसफॉर्म करने वाला? वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने वाला। यानी एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा सिस्टम जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करे, ट्रांसफार्मर कहलाता है। मतलब क्या है? यानी एक ऐसी युक्ति ले लीजिए, एक ऐसी युक्ति ले लीजिए, एक ऐसा सिस्टम ले लीजिए जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करे, यानी वोल्टेज को घटाए या फिर बढ़ाए। वोल्टेज को क्या क्या करे? घटाए या फिर बढ़ाए। उस युक्ति का नाम होता है ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है वह वोल्टेज को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। सबसे पहले अगर कोई पूछे ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वह युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज या वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना दो काम कर सकता है, इसलिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार का। पहला जो ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। पहला ट्रांसफार्मर क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का पहला प्रकार स्टेप अप, ऊंचाई, यानी जो वोल्टेज को उच्च कर दे, ज्यादा कर दे। यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी जो वोल्टेज को उच्च कर दे, ज्यादा कर दे। अर्थात वह ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में या उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर दे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम है? कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर देना। यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर वहां पे लगाया जाता है जहां वोल्टेज कम आ रहा है, लेकिन उसको उच्च वोल्टेज में बनाना है, यानी ज्यादा वोल्टेज में बनाना है। तो क्या होगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का दूसरा प्रकार क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। दूसरा प्रकार है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? अधिक वोल्टेज को यानी उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। यानी कि वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित कर दे, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर दे, वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या था? वह युक्ति जिसके द्वारा वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। दो प्रकार का, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर दे। अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो अधिक या उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित कर दे। इतनी बात समझ में आई? आई होप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के जो दोनों प्रकार हैं वो हम सबने समझ लिया है। सबसे पहले इन सब चीजों को कैसे लिखना है, वन बाय वन स्टेप, पूरा स्टेप प्रोसेस
वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से स्टेप वाइज लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नोट्स आपको कहाँ से बनाना है, समझ रहे हैं? जी हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करिए और अच्छा सा नोट्स बनाइए। ट्रांसफार्मर क्या हुआ, समझ गए? अब हमें जानना है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में यानी कि प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इस पर हमने इन डिटेल पहले ही बात कर लिया है। एक अच्छा सा लंबा सा एकदम डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे हम हल्के में जान लेते हैं। सपोज करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को समझते हैं। ट्रांसफार्मर इसी म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण की घटना पर कार्य करता है, कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है समझिए। ये दो कुंडली है, ठीक है, यहां इसी के बगल में हमने एक दूसरी कुंडली रख दिया है। ठीक है, इस कुंडली में हमने धारा को प्रवाहित किया। जब धारा एक समान थी, यूनिफॉर्म थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही हमने धारा को वेरिएबल कर दिया, चेंज कर दिया, यानी धारा का मान लगातार बदल रहा है, यानी इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान लगातार बदल रहा है, तो हमने एक जादू देखा। जादू यह था कि कुंडली में, यहां पर इस वाले कुंडली में हमने धारा के मान को चेंज किया। जैसे ही इस कुंडली में धारा के मान को चेंज किया, इस वाले कुंडली में ऑटोमेटिक एक धारा आ गई, जिसका नाम हम लोग ने दिया प्रेरित धारा। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। किया किसमें? इस वाले में। इस वाले में हमने धारा के मान को चेंज किया। जैसे ही धारा के मान को हमने इस कुंडली में चेंज किया, इस वाले कुंडली में पता नहीं कहां से एक जादुई धारा आ गई, यानी कि इस कुंडली में भी एक धारा प्रवाहित होने लगी। इस धारा का नाम हमने दिया प्रेरित धारा। देखिए, ये जो कुंडली होती है, इस कुंडली को हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली, यानी कि प्राइमरी कॉइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और ये क्या है? सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक कुंडली। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है ना? तो ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरी घटना है, यहाँ पे करंट को चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जा रही है। इस पूरी घटना का नाम दिया जाता है अन्योन्य प्रेरण, और अन्योन्य प्रेरण के ही सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करेगा आगे देखेंगे। किस सिद्धांत पर वर्क करेगा? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में आई को हमने चेंज किया, इस सेकेंडरी कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो गई, इस धारा को हमने कह दिया प्रेरित धारा। यह घटना जो थी इसको हमने कह दिया अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, रफ कर दे, सिद्धांत आप समझ पाए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर की संरचना के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि इसका बनावट कैसा है, ट्रांसफार्मर कैसे बना होता है। अब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट रीडिंग आपका है ट्रांसफार्मर की संरचना या फिर रचना। तो ट्रांसफार्मर की जो संरचना है इधर हम लोग बना लेते हैं, इधर हम लोग वर्किंग देखेंगे। एकदम सरल सा संरचना है, बहुत कुछ इसमें है नहीं। ट्रांसफार्मर जो होता है एक ऐसे डब्बानुमा होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये जो होता है ये पटलित कुंडली की क्रोड होती है। पटलित कुंडली की क्रोड का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्रोड को रख करके पूरा डब्बा बनाया जाता है। एकदम पतले पतले क्रोड होते हैं, उसके ऊपर एक 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 रख करके पूरा क्रोड हम लोग ऐसा डब्बा बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है आपका? ये नर्म लोहे की पटलित क्रोड है। नर्म लोहे की पटलित क्रोड। पटलित क्रोड मतलब समझ रहे हैं?
एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ढेर सारे ऐसे क्रोड को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं नर्म लोहे की पटलित क्रोड। इसका अपना एक विशेष कारण होता है क्यों रखा जाता है, अभी आगे हम लोग समझेंगे। पहले केवल नर्म लोहे के सॉफ्ट आयरन क्रोड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोग नर्म लोहे के पटलित क्रोड का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद इधर दो कुंडली होती है, एक कुंडली इधर होती है, ठीक है, ये आपका क्या है, कुंडली लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से, और दूसरी कुंडली इधर लगी होती है, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इधर ये क्या है, दूसरी कुंडली है। ऐसे इस वाले कुंडली को हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली। इसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक कुंडली, यानी कि प्राइमरी कॉइल। प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल। वो जो कुंडली है इसको बोला जाता है द्वितीयक कुंडली, यानी सेकेंडरी कॉइल। द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। इन दोनों कॉइल में सबसे खास बात यह है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये फेरों की संख्या है, एक में कम होता है दूसरे में ज्यादा होता है। यही मेन कारण है। अभी आगे कारण देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक में, एक कुंडली में जो नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो फेरों की संख्या बनाया गया है, कम होता है, दूसरे में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। अब चाहे इसमें ज्यादा कहिए चाहे इसमें ज्यादा कहिए, ठीक है। अपना कारण है, अभी उन कारण के बारे में देखेंगे। यहां पे आपका क्या होता है, वोल्टेज इनपुट होता है, ठीक है। यहां वोल्टेज क्या होता है, दिया जाता है, ठीक है। ये वोल्टेज इनपुट है, ये क्या है, वोल्टेज इनपुट। ये चीजें आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं निवेशी वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज इनपुट यानी निवेशी वोल्टेज, यानी यहां से वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज, यानी कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को लेते हैं। यहां से क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यहां पे क्या होता है हमारा आउटपुट वोल्टेज, दिख रहा है, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को बोला जाता है निर्गत वोल्टेज। ये निर्गत वोल्टेज है, ठीक है ना। आई होप आपको यहां पे दिख रहा होगा निर्गत वोल्टेज, ठीक है। ये जो तार लपेटे गए हैं इस कुंडली में, जो तार लपेटे गए हैं वो तांबे के तार होते हैं। तार किसके होते हैं, तांबे के, यानी कि कॉपर के। तार किसके लपेटे जाते हैं, कॉपर के तार लपेटे जाते हैं। देखिए, इसमें फेरों की संख्या और इसमें फेरों की संख्या अलग अलग होती है। ये आपका है प्राथमिक कुंडली, फेरों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल में जो फेरों की संख्या है वह कितनी है, np है, नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी कॉइल। इधर मान लेते हैं जो फेरों की संख्या है वह ns है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कॉइल। बात समझ में आई। इधर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, np। इधर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमने मान लिया, ns मान लिया। यदि ns इज ग्रेटर देन np, यदि नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी कॉइल, यानी जैसा यहां पे बनाया गया है, इसमें फेरों की संख्या ज्यादा, इसमें फेरों की संख्या कम, अगर ऐसा है तो जो आपका ट्रांसफार्मर होगा वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। वह ट्रांसफार्मर कैसा होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, यानी यह ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलेगा। बात समझ में आई। यदि np इज ग्रेटर देन ns, यदि np का मान ns से ज्यादा है, तब जो ट्रांसफार्मर होगा वह होगा अपचाई ट्रांसफार्मर। तब ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी कि अगर ये वाले टर्म्स ज्यादा हो गए और ये वाले कम हो गए, तब कैसा ट्रांसफार्मर बनेगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपनी जरूरत के हिसाब से उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स कम कर देते हैं, उधर ज्यादा कर देते हैं, जैसा बना है। ये कैसा ट्रांसफार्मर है, ये वाला कैसा ट्रांसफार्मर है बताइए। ये देखिए np कम है ns ज्यादा, ये np कम है ns ज्यादा, यानी ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे बना है यह उच्चाई ट्रांसफार्मर है। ये कैसा ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर का जो जनरल कंस्ट्रक्शन होता है, जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर दिखता है वह कुछ इस प्रकार से दिखता है, एकदम आसान,
कोई भी दिक्कत आपको कहीं भी नहीं होगी, बहुत ही आसान है। कंस्ट्रक्शन बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। ये आपका है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो नॉर्मल जो आपका होता है ट्रांसफार्मर वह कुछ इस प्रकार से दिखता है। दो कुंडली होता है, इसको प्राइमरी कुंडली, इसको सेकेंडरी कुंडली कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम, सेकेंडरी में ज्यादा तो ऊंचाई, प्राइमरी में ज्यादा सेकेंडरी में कम तो अपचाई कहते हैं। यहां से वोल्टेज दिया जाता है, यहां से वोल्टेज लिया जाता है। ये क्या होता है, नर्म लोहे की पतलित क्रोड। पतलित क्रोड मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्रोड को रख करके पूरा डब्बा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसफार्मर। चलिए ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं वर्किंग, जो कि मेन है ट्रांसफार्मर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्य विधि। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कार्य विधि यानी वर्किंग, यानी जो ट्रांसफार्मर है वह कैसे कार्य करता है। सबसे पहले हमने देखा क्या, हमने देखा जो ट्रांसफार्मर है वह अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम लोग जानते हैं हाउ इट वर्क्स, ये कैसे कार्य करता है। देखिए हमने यहां पे देखा सबसे पहले कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को देते हैं, यानी यहां से करंट को देंगे। जो करंट हम यहां पे दे रहे हैं वह करंट कौन सा होगा, एसी करंट होगा, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट होगा। और हम लोग जानते हैं जो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसका मान और दिशा दोनों समय के साथ चेंज हो रहता है, ठीक है। और ये मान हो गया, ठीक है, इधर ये प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, डायरेक्शन भी चेंज होता है और वैल्यू भी क्या होता है, चेंज होता है। तो जो एसी करंट होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। पहली बात समझ में आई। यहां से जो हमने करंट दिया ये कैसा करंट है, वेरिएबल है। आई क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसको करंट दिया, जब करंट दिया तो यहां पे करंट पहुंचेगा, इस कुंडली में पहुंचेगा, तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह दो कारणों से उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड किससे उत्पन्न हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है करंट से, ठीक है, करंट से उत्पन्न किया जा सकता है। और किससे उत्पन्न किया जा सकता है, मैग्नेट से। मैग्नेटिक फील्ड दो कारणों से उत्पन्न होता है, एक करंट दूसरा मैग्नेट, ठीक है। तो यहां हमने करंट दिया, करंट दिया तो यहां पे उत्पन्न हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, समझिए, थोड़ा सा इतना भाग हम लोग काट लेते हैं समझने के लिए, बात थोड़ा सा समझते हैं। इतना भाग काट लेते हैं, यहां से ये वाला भाग काट के ऐसे मोड़ देते हैं। ये वाला इतना भाग हमने काटा, काट के ऐसे मोड़ दिया, तो जो हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्या कुछ इस प्रकार से मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, ये परिनालिका की तरह लग रहा है। ये कैसा लग रहा है, परिनालिका यानी सोलेनॉइड की तरह लग रहा है। सोलेनॉइड आपने पढ़ा है ना, सोलेनॉइड की तरह ही लगा रहा है कि नहीं, एकदम आसान समझिए, ये सोलेनॉइड की तरह है। हाँ, इसमें करंट ऐसे प्रवाहित हो रही है। जब करंट प्रवाहित होती है तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वह कितना होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई होता है। म्यू नॉट एन इंटू आई होता है। यहां पे आई जो है वह क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। आई का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी यहां पर जो बी होगा वह भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। आई चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है तो बी का भी मान क्या होगा, चेंज होगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब समझिए, ये जो सोलेनॉइड है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती थी वह कैसे होती थी, कुछ ऐसे होती थी। मैग्नेटिक फील्ड अक्ष के ऐसे पैरेलल होता था, अक्ष की दिशा में होता था ना। जो भी मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिए सोलेनॉइड वाला, वहां पे ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उत्पन्न होता था, यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उत्पन्न होंगी वह कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उत्पन्न होंगी वह कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होंगी। अब देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उत्पन्न हुई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उत्पन्न हुई हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उत्पन्न हुई हैं वह इस पृष्ठ से होकर जा रही हैं, और किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरी? 3। तो 5b का मान कितना हो गया? 3। यानी यहां पे देखिए इस पृष्ठ से, इस कॉइल से बल रेखाएं गुजर रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या उत्पन्न हुआ? देखिए ये तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल है। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या उत्पन्न होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है ना, क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स φb बराबर क्या होता है? φb बराबर क्या होता है? ba। चूंकि B क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब B चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। यानी कि इस कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडे ने बताया था कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी प्रेरित वैद्युत वाहक बल। यानी यहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? पूरी कहानी? हाँ, क्या फिर से एक बार रिपीट करते हैं? कहेंगे कि यहाँ पे करंट प्रवाहित हो रहा है। करंट कैसा है? अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा है तो उसका मान और दिशा लगातार चेंज होता रहेगा। मान और दिशा चेंज हो रहा है तो इस करंट के कारण क्या उत्पन्न होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चूंकि I वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या उत्पन्न होगा? फ्लक्स बनेगा। और फ्लक्स भी कैसा होगा? वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। उसके बाद हमें पता चला फैराडे लॉ। फैराडे साहब ने बताया कि अगर किसी चुंबकीय से किसी परिपथ से बंध चुंबकीय प्लस में परिवर्तन हो रहा हो तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न हो गया यहाँ पे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब थोड़ी सी बात हम लोग आगे चलते हैं, चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई? हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से पूरी चीजों को। क्या कह रहा है समझिएगा। यहां पे देखिए ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं ऐसे गुजरी, अब इधर से गुजर सकती हैं या फिर इधर से गुजर सकती है, वो करंट के डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, तो ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे बाहर जाना चाहेंगी, तब यहां पे स्टार्ट करेगा ये जो नर्म लोहे का क्रोड लगा है वह अपना काम। नर्म लोहे क्रोड का काम क्या होता है कि अपने अंदर समस्त चुंबकीय फ्लक्स को या चुंबकीय बल रेखाओं को खींचता है। ये कोई भी चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर नहीं जाने देगा। जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी सबको अपने अंदर खींच लेगा। तो क्रोड क्या करेगा? इस नर्म लोहे की क्रोड के कारण ये कोई भी मैग्नेटिक लाइंस बाहर नहीं जा पाएंगी। ये सभी क्या होंगे? ऐसे इस कुंडली से होकर के जाएंगे। ये सभी क्या होंगे? इस कुंडली से होकर के जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे बताइए? क्योंकि यहां पे नर्म लोहे की क्रोड लगा है और ये क्रोड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड्स को बाहर नहीं जाने देगा, सबको अपने तरफ से खींच लेगा। अब यहां पे एक बात समझने वाली है, किसी एक कॉइल से, किसी एक टर्म की बात कर रहे हैं, किसी एक टर्म की, इस एक टर्म से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान इस एक फेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होगा कि नहीं होगा। एक फेरे की बात करें, टोटल फेरे की बात नहीं कर रहे हैं। एक फेरे, जितना चुंबकीय फ्लक्स यहां से होकर गुजरेगा उतना ही चुंबकीय फ्लक्स यहां से भी होकर गुजरेगा। क्यों? क्योंकि जितना यहां से निकली वह सभी तो यहां से जा रही है। एक फेरे की बात करें, टोटल तो चेंज हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है। हम एक फेरे की बात करें तो एक फेरे से अगर यहां से 3 जा रही हैं तो इस वाले फेरे से भी 3 जाएंगी, यहां 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 से भी 3 जाएंगी। यानी प्रत्येक फेरे से जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वह क्या होगा? समान होगा। इसी बात को हम लिख रहे हैं। कहेंगे कि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली के
प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स बराबर होगा द्वितीयक कुंडली के, द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे के चुंबकीय फ्लक्स के। प्रत्येक फेरे की बात करें, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स। और हम मान लेते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है प्रत्येक फेरे के, दोनों के प्रत्येक फेरे का जो चुंबकीय फ्लक्स है वह कितना है, फाई बी है। ठीक है ना, फाई बी है। प्रत्येक फेरे का जो चुंबकीय फ्लक्स है वह कितना है, फाई बी है। अब बात करते हैं प्राइमरी कॉइल का, प्राथमिक कुंडली का। ठीक है ना, तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें क्या करना है, निकालना है। एक फेरे से कितने चुंबकीय फ्लक्स हैं, फाई बी। एक फेरे से यहां पे मान लेते हैं, प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं प्राइमरी, फाई पी, प्राइमरी फ्लक्स। ठीक है ना, तो देखिए एक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कितना है, एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई बी। कुल कितने फेरे लगे हैं, एनपी। कुल कितने फेरे लगे हैं, एनपी। एनपी फाई पी कुल फेरे। अरे जैसे एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स 3 है, 2 फेरे का कितना हो जाएगा 6, 3 फेरे का कितना हो जाएगा 9, ऐसे एनपी फेरे का कितना हो जाएगा 3 एनपी। तो यहां हमने क्या लिया है, फाई बी, तो कितना हो जाएगा एनपी फाई बी। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, एक का फाई बी है, एनपी का एनपी फाई बी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या उत्पन्न हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकलेगा, फैराडे के नियम से। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, माइनस डी फाई पी बटे डी टी हो जाएगा। ठीक है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें किस में निकालना है, प्राथमिक कुंडली में। इंड्यूस्ड ईएमएफ को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से। किसकी बात कर रहे हैं, पी की, यानी ईपी। प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल माइनस फाई पी। फाई पी का मान कितना है, एन पी फाई बी बटे कितना हो जाएगा, डी टी। दिस इंप्लाइज दैट ईपी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बी बटे डी टी। समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आई, कहीं पे कोई दिक्कत? ठीक है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल कितना आ गया, प्राइमरी कॉइल में कितना प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा, इतना होगा। पुनः बात करते हैं द्वितीयक कुंडली में। अब बात किसमें करते हैं, द्वितीयक कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स। द्वितीयक कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, द्वितीयक कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए। मान लेते हैं फाई सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल का कुल चुंबकीय फ्लक्स। एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई बी। कुल कितने फेरे लगे हैं, एनएस। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, एनएस फाई बी। प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। प्रेरित वैद्युत वाहक बल कैसे निकलता है, फैराडे के नियम से। कितना हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन। कितना फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स कितना है, फाई एस बटे कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, dt हो जाएगा। ठीक, तो यहां से फाई एस का मान यहां पे जो मान लेते हैं, जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है वह कितना है, ई सेकेंडरी। ई सेकेंडरी यानी सेकेंडरी में प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो ई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई एस। फाई एस का मान उठा करके यहां पे रख देते हैं, माइनस डी फाई एस। फाई एस का मान कितना है, एन एस फाई बी बटे डी टी। ठीक है, ई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एस को बाहर ले लेते हैं, माइनस एन एस डी फाई बी बटे कितना है, डी टी है। ठीक है, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई। इधर वाला रफ कर दें, इस साइड का रफ कर दें। ये बात समझ रहे हैं तो इक्वल समझने के लिए था चीजें। ठीक है, रफ कर देते हैं।
इसके पूरे का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आसानी से, आसानी भाषा में आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए यहां पे देखिए, ये क्या है, समीकरण नंबर 1, ये क्या है, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में दे रहे हैं। समीकरण 2 भागे समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, ES, समीकरण 1 क्या है, EP। ES बट्टे क्या हो जाएगा, EP। क्या बचा है, सीधे समीकरण 2 का राइट हैंड साइड देखते हैं, माइनस NS बट्टे d5b बट्टे dt, टोटल के बटे ये वाला माइनस NP। भाग देना तो आप लोग जानते होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। d5b बटे dt, d5b बटे dt से कैंसल, माइनस माइनस से कैंसल, क्या बचा लिख लेते हैं, ES बटे कितना, EP इज इक्वल टू NS बटे NP। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला मिल गया। ES बटे EP इज इक्वल टू NS बटे NP। ES क्या है, सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल। EP क्या है, प्राइमरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी कॉइल। NP क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। इतनी बात समझ में आई, इतना नोट करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। आई थिंक कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको कहीं भी नहीं आ रही होगी। आसान है, बहुत 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 आसान है। नोट करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 100% इफिशिएंट वाला है, 100% दक्षता वाला है। ठीक है, यानी माना ट्रांसफार्मर 100% दक्षता का है, 100% दक्षता का है, 100% इफिशियंसी है। मतलब जितना इनपुट हमने दिया उतना ही हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। एफिशिएंसी 100% कहने का मतलब क्या, जितना हमने इनपुट दिया उतना हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो अगर ट्रांसफार्मर 100% दक्षता का है, यानी इनपुट वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, निवेशी वोल्टेज। ठीक है, निवेशी वोल्टेज इज इक्वल टू किसके, निर्गत वोल्टेज की। ठीक है, अब निवेशी वोल्टेज कहिए या फिर कहिए इनपुट पावर, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, निवेशी वोल्टेज यानी पहले आपने इसको कितनी शक्ति दी, फिर ये कितना शक्ति आपको दे रहा है। तो पावर P निकालने का क्या फार्मूला है, P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो हम मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली, देखिए V मतलब विभवांतर, प्राथमिक कुंडली का विभवांतर कितना हमने मान रखा है, EP। प्राथमिक कुंडली का विभवांतर कितना मान रखा है, EP। प्राथमिक कुंडली में धारा I है ना, तो प्राथमिक कुंडली में धारा मान लेते हैं, प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वह कितना है, IP है। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा निर्गत वोल्टेज या निर्गत पावर, निर्गत शक्ति। तो देखिए क्या हो जाएगा, V इंटू आई, यानी विभवांतर किसमें, निर्गत वाले में, सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल का विभवांतर कितना मान रखा है, ES, गुणे सेकेंडरी में धारा, तो सेकेंडरी में धारा हम लोग मान लेते हैं IS है। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाले अगर ES के बटे EP, यानी ये EP इधर गुणे में इधर गया भाग में, तो ये IS इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, यानी IP के बटे कितना हो जाएगा, IS। ठीक है, तो ES बटे EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IP बटे IS, और ES बटे EP ही किसके बराबर है, ES बटे EP किसके बराबर है, NS बटे NP के। तो ये एक फार्मूला आपको और मिल गया, ये फार्मूला आपको क्या हुआ, एक मिल गया। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यहां पे आप लोग देखिए जो ES बटे EP है, इसको VS बटे VP भी कह सकते हैं, तो वही मतलब है, विभवांतर ही है ना, इसको VS बटे VP भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, दो फार्मूला आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, इन्हीं फार्मूले के ऊपर हम लोग पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। आई थिंक चीजें बहुत ही आसान है। तो ये जो को पूरा का पूरा है, ये है वर्किंग, ये पूरा का पूरा क्या है, वर्किंग है किसका, ट्रांसफार्मर का। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल देखा, फिर हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, अब हमने देखा
कार्य विधि यानी कि वर्किंग। ठीक है, वर्किंग यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये लिखेंगे फिर यहां तक लिखेंगे। ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट, दो फार्मूला। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को हम लोग नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके इतना नोट करिए, आसान है, चीजें बहुत आसान है, कहीं भी आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, रफ कर दें। इसके बाद हमें आगे देखना है एनर्जी लॉसेस, यानी कि एनर्जी का जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में वह कहां कहां से होता है। ठीक है, एनर्जी का जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में वो कहां कहां से होता है, अब हम लोग देखेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आई थिंक कोई भी डाउट आपको नहीं रह गया होगा, चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा एनर्जी लॉसेस देख लेते हैं, यानी ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस कहाँ से होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंसी तो हो नहीं सकती, ऐसा तो है नहीं जितना आपने दिया उतना आपको मिल भी जाएगा। कहीं तो कहीं थोड़ा बहुत लॉस होगा, कहीं तो कहीं थोड़ा बहुत लॉस होगा। चलिए देख लेते हैं। अब हमारा आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, में ऊर्जा का ह्रास, यानी कि ऊर्जा की हानि कहां कहां से ट्रांसफार्मर में होती है उसी की बात करेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए ये सब चीजें आपको नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, केवल यहाँ पे चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखना है इन सब चीजों को आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट डाउनलोड करिए और वहां से आप इन सारी चीजों को आसानी से लिख लीजिएगा। देखिए, पहला जो लॉसेस है, ऊर्जा की जो पहली हानि होती है वह होती है फ्लक्स के ह्रास के कारण, फ्लक्स ह्रास के कारण। ठीक है, फ्लक्स ह्रास यानी कि फ्लक्स लॉस के कारण। थोड़ा सा समझिएगा, फ्लक्स का लॉस होता कैसे है, फ्लक्स का लॉस होता कैसे है वो देखते हैं। ये हमारा था ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ये हमारा था ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर से यहां पे हमने क्या किया था, ऐसे लपेट दिया था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लपेटा हुआ था। अब हमें चेक करना है फ्लक्स का ह्रास कहां से हो रहा है। ठीक है ना, फ्लक्स का ह्रास कुंडली कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुंडली आपका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो कुंडली है, यहां इसके कारण क्या होगा, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, अब यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऐसे चले जाते हैं। अभी आपने देखा, ये कब की कंडीशन है, ये जब हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, यानी कि कोई भी हानि फ्लक्स की नहीं हो रही है। लेकिन वास्तव में क्या होता है वो समझिए। यहां पे एक देखिए गोला है, ठीक है ना, ये देखिए कुंडली जो है वो गोलाकार होगी। अब इस गोलाकार कुंडली में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे भी बनते हैं। ठीक है ना, आपने देखा है। तो ये सब तो इसमें चली जाती हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं ये वाली चली जाएंगी, लेकिन ये वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं, ये जो चुंबकीय फ्लक्स बनते हैं, ये इस वाले कुंडली में नहीं पहुंच पाते। ठीक है, ये तो यही मुड़ गए, ये कहां जा पाए। ठीक है, ये सब तो चले गए, ये सब तो इसमें नरम लोहे के क्रोड के कारण चले गए, लेकिन ये सब जो कुंडली है, ये सब जो कुंडली है, ये नहीं, सॉरी, ये जो फ्लक्स बन रहे हैं जो इधर से चले जा रहे हैं, ये गोलाकार है ना कुंडली ऐसे लपेटेंगे तो गोलाकार लपेटेंगे। ठीक है, तो ये गोलाकार में जो फ्लक्स बनता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। तो ये वाले जो फ्लक्स हैं वो इधर नहीं जा पाए, यानी कि टोटल फ्लक्स नहीं जा पाए। अब टोटल फ्लक्स नहीं जा पाए तो टोटल ऊर्जा का ट्रांसफार्मर भी नहीं हो पाया, यानी कि कुछ फ्लक्स यहीं पे रह गए, जिसके कारण हमें ऊर्जा क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, तो ऊर्जा में जो हानि हुई वह पहला किसके कारण हुआ, फ्लक्स की लीकेज के कारण हुआ। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं,
तो कम करने का एक तरीका था नर्म लोहा लगा दे, नर्म लोहे के क्रोड का इस्तेमाल करें। ये अपने अंदर सारे के सारे चीजों को क्या करता है, अटैच कर लेता है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती सबको अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है। और ये नर्म लोहे के क्रोड तो मान लीजिए बहुत फायदे की चीज हो गया, फिर भी कुछ जा रही थी तो दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटने से क्या होता है, ये पूरा का पूरा फ्लक्स इसमें चला जाता है। तो पहली चीज समझ में आई, फ्लक्स ह्रास कैसे होता है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये फ्लक्स ह्रास का तरीका था। फ्लक्स लीकेज हुआ, फ्लक्स लीकेज के कारण संपूर्ण ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। दूसरा है तांबे का लॉस, दूसरा क्या है, तांबे का लॉस, ठीक है, तांबे का ह्रास, तांबा ह्रास या तांबे का ह्रास लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा हेडिंग है तांबे का ह्रास, यानी कि कॉपर लॉस। देखिए कॉपर लॉस कैसा होता है वो समझिएगा। जो आपने तार ऐसे कुंडली में ढेर सारे तार ऐसे लपेटे थे, कुंडली में तार किसका था, तांबे का था। तो इस तांबे के तार का अपना प्रतिरोध होगा कुछ न कुछ। तांबे के तार का जो प्रतिरोध होगा मान लेते हैं कितना है, आर है। आपने जो तांबे का तार लपेटा है वह क्या है, उसका कुछ प्रतिरोध होगा, मान लिया वो प्रतिरोध कितना है, आर है। अब हम लोग जानते हैं H बराबर होता है I²RT, ठीक है। यानी कि आर पर निर्भर करता है हीट यानी उष्मा। तो इस प्रतिरोध के कारण कुछ न कुछ उष्मा उत्पन्न होगी। बात समझिएगा, इस प्रतिरोध के कारण क्या होगा, कुछ न कुछ इस तांबे के तार में उष्मा उत्पन्न होगी, यानी तांबे का तार क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। अब तांबे का तार गर्म होगा, यानी जो ऊर्जा आपने दी वह तांबे के तार को गर्म करने में खर्च हो गई, यानी कि उष्मा के रूप में खर्च हो गई। ऊर्जा किस में खर्च हो गई, उष्मा के रूप में खर्च हो गई। यानी कि अभी भी आपको क्या हुआ, 100% ऊर्जा का ट्रांसफार्मर नहीं बन पाया। यानी कि जितनी आपने ऊर्जा दी उतनी ऊर्जा यहां नहीं पहुंच पाई, कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में खर्च हो गई। क्यों, क्योंकि तांबे का ह्रास हुआ। तांबे का ह्रास यानी तांबे का अपना प्रतिरोध था, इस प्रतिरोध के कारण उष्मा उत्पन्न हुई, ठीक है। जो ऊर्जा आपने दी और किस में बदल गया, उष्मा में बदल गया। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, कम करने के लिए आप ऐसे तार का उपयोग करिए जिसका प्रतिरोध बहुत कम है। तो ऐसे लिए हम लोग तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबे के तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है। पहला काम हो गया, तांबे का तार हमने यूज किया। अब क्या होगा, अब भी क्या होगा, अब कहेंगे ऐसे तार का उपयोग करिए जिसका प्रतिरोध कम था, तो तांबे का। अब तांबे के तार में भी हम लोग क्या करते हैं, पतले तार का उपयोग कर लेते हैं। पतले तार के उपयोग करने से क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है ना। यदि रेजिस्टेंस जो होता है वह एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, एरिया जितना कम होगा, जितना पतला तार होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो तांबे का ह्रास रोकने के लिए हम लोग पतले तार का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये फ्लक्स ह्रास पहला था, तांबे का ह्रास दूसरा था। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि, ठीक है। हाइस्ट्रस लॉस, हाइस्टेरिस लॉस। शैथिल्य हानि क्या होता है वो समझिए। देखिए हमने आपको क्या बताया, ये ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर में ये थी कुंडली, ठीक है, ऐसे कुंडली थी, ऐसे कुंडली थी, ठीक है। यहां से हमने क्या दिया, इनपुट वोल्टेज दिया, यहां से हमने क्या दिया, इनपुट वोल्टेज दिया, यानी करंट यहां से ऐसे गई, करंट यहां से ऐसे गई। अब ये जो करंट है वह कैसा करंट है, एसी, एसी करंट है, यानी कि डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। सपोज करते हैं एक बार डायरेक्शन ऐसा है, एक बार डायरेक्शन करंट का इस कुंडली में ऐसा है, ठीक है। तो इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, देखिए चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी क्रॉस होगा, ठीक है। सपोज करते हैं चुंबकीय फ्लक्स ऐसे बना, यहां पे ऐसे हुआ ना, ठीक है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा ऐसे ही होगा। ऊपर के साइड देखिए, ये कर्ल करिए, उंगलियों को कर्ल कीजिए, अंगूठा जिधर जाता है चुंबकीय फ्लक्स, अंगूठा ऊपर गया, चुंबकीय फ्लक्स ऐसे बना, ठीक है। यानी कि जो दिशाएं होंगी वह ऐसे होंगी। एसी करंट है, दिशा चेंज, पहले दिशा ऐसे था, अब दिशा सपोज करते हैं ऐसे हो गया, यानी अब क्या हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है।
यानी अब जो लाइंस बन रही है वह नीचे बन रही है, ठीक है। यानी कि इस फ्लक्स से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बदल रहा है। बात समझिए, एक बार क्या हुआ ऊपर, फिर डायरेक्शन करंट का चेंज, तो ये बल रेखाएं नीचे होकर गुजरी, यानी फ्लक्स भी नीचे होकर गुजरा। बात समझिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, एक बार जो आपका क्रोड है वह चुंबकित हुई, एक बार अनचुंबकित हुई, चुंबकित हुई, अनचुंबकित हुई, डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का। करंट के डायरेक्शन के कारण एक बार चुंबकित, एक बार अनचुंबकित, एक बार चुंबकित, एक बार अनचुंबकित, जिससे ऊर्जा जो होता है वह किस में बदल जाता है, उष्मा के रूप में बदल जाता है। तो शैथिल यानी यही प्रक्रिया है, एक बार चुंबकित एक बार अनचुंबकित जो हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण ऊर्जा किस में बदल गया, उष्मा में बदल गया, ठीक है। तो उष्मा में जब बदल जाता है तो ऊर्जा का क्या हो जाता है, लॉस होता है। इसको कम कैसे करेंगे, कम करने के लिए हम लोग नर्म लोहे के क्रोड बनाते हैं, और ऐसे क्रोड को बनाते हैं, नर्म लोहे के क्रोड को ऐसे बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्या हो, कम हो। जब क्षेत्रफल कम होगा तो चुंबकीय अनचुंबकीय प्रक्रिया कम होगी, यानी शैथिल्य हानि भी कम होगी। तो यहाँ पे आपका ऊर्जा का क्या होगा, पूरा का पूरा स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा भी यहाँ पे क्या बदल जा रही है, उष्मा के रूप में। उसके बाद चौथा है भंवर धाराएं। चौथा क्या है, भंवर धारा, ठीक है। ईडी करंट, सबसे पहले ईडी करंट क्या होता है वो समझिए। ईडी करंट क्या होता है, फिर इसके कारण कैसे ऊर्जा का हानि होता है, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। भंवर धाराएं क्या होती हैं, ईडी करंट क्या होता है। देखिए, जब कोई आपका कोई भी धातु का टुकड़ा है, कोई भी धातु का टुकड़ा है, इस धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दिया जाए, इस धातु के टुकड़े में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, यानी कि उस क्षेत्र में रख दिया जाए जहां चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जैसे कि यहां पे हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। पूरे के पूरे इस धातु के पूरे टुकड़े के आयतन में क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और इस प्रेरित धारा के कारण ये जो टुकड़ा है इतना ज्यादा हीट हो जाएगा, एकदम लाल तप्त हो जाता है, यानी ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। अर्थात जो आपने ऊर्जा दिया वह ऊर्जा किस में बदल गया, हीट में बदल गया। तो यहां पे जो आपने वायर यूज किया था वो कैसा यूज किया था, तांबे का। ये जो धातु का टुकड़ा है, जब आप करंट को मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित, इसके पूरे आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, तो ये एकदम लाल तप्त हो जाएगा, लाल तप्त हो जाएगा। यानी जो आपने ऊर्जा दिया वो किस में बदला, हीट में। ऊर्जा जो बदला वो किस में बदला, हीट में बदल गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कम कैसे करेंगे। देखिए, इसको कम करने के लिए हम ठंडा या तेल और डाल देते हैं। ट्रांसफार्मर में आप जानते होंगे तेल डाला जाता है, तो इसी के लिए डाला जाता है, ठीक है, ताकि गर्म ना हो ज्यादा, ठीक है। और क्या करते हैं, पटलित कुंडली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, पटलित कुंडली का प्रयोग करते हैं, यही कारण है, ठीक है ना, यही कारण है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसके कारण ऊर्जा का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। पहला कारण क्या था, फ्लक्स में ह्रास, फ्लक्स में कमी हो रही थी, सभी फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं जा पा रहे थे, यानी फ्लक्स में लीकेज हुआ, ठीक है। दूसरा, तांबे का तार, तांबे का ह्रास, तांबे के तार का अपना कुछ प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, यानी दिया गया ऊर्जा किस में बदल जा रहा है, उष्मा। शैथिल्य हानि हमने देखा, वहीं ऊर्जा किस में बदल गया, उष्मा में बदल गया। भंवर धाराएं में भी हमने देखा, ऊर्जा किस में बदल गया, उष्मा में बदल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में हमने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जो भी चीजें बताई हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, नोट्स का जो प्रॉब्लम है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अच्छे से नोट्स को बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।